पिछले भाग में आपने देखा। मालकिन, सुना है आपको बाबा की देखभाल के लिए किसी आया की जरूरत है। हमें काम पर रख लीजिए। मालकिन, हम बहुत गरीब हैं, कोई सहारा नहीं है। सारी जिंदगी आप लोगों के पैर धो धो कर पिएंगे। पन्ना के आंसू को देखकर शशि का मन पिघल जाता है और वो अपने बेटे कुलदीप की देखभाल के लिए उसे अपने घर में रख लेती है। कुलदीप की देखभाल के अलावा भी पन्ना का यहाँ आने का कोई कारण हो सकता है, यह तो शशि ने कभी सोचा ही नहीं था। उसके हवेली में आने का कारण बरसों पहले हवेली के सीने में दफन हुआ वो राज था जिस पर आज तक पर्दा लगा हुआ था। आज के दिन अखिलेश बाबा का जल लेकर घर लौट गया था। आज कमला अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर उस पर एक मोटी लोहे की चेन भी लपेटी गई थी ताकि किसी भी हाल में वो अपने कमरे से बाहर ना आ पाए। आधी रात बीतने के बाद एक काला सा साया आकर कमला के दरवाजे की चैन को खोलता है और अंधेरे में हवेली में ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हवेली कमला की चीखों से गूंज रही थी। जैसे ही चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है, अखिलेश, शशि और कुलदीप दौड़ते हुए ऊपर कमला के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमला अपने कमरे से गायब हो गई है। बाबूजी, ये कमला कहाँ चली गई? और इतनी मोटी चेन अपने आप आखिर खुल कैसे गई? कमला के चीखने की आवाज नीचे तहखाने से आ रही है। जल्दी चलिए, कहीं वो खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। कमला अपने हाथों को जोर जोर से झटक रही थी और पागलों की तरह चीख रही थी। खून, खून, यहाँ पर खून है। खून बिखरा हुआ है यहाँ चारों तरफ। देखो देखो, वहाँ वो बैठी हुई है, वो बुला रही है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। नहीं, खून है यहाँ। वो कह रही है वो ले जाएगी मुझे। यहाँ खून है, मुझे ये सब साफ करना होगा। मेरा पूरा शरीर खून से गंदा हो गया है। मैं नहाना चाहती हूँ। अखिलेश चुपचाप उसके नहाने के पानी में 2 बूंद बाबा की दी हुई अभिमंत्रित जल भी डाल देता है। बहूजी फिर से वैसे हो गई हैं। मैं उन्हें नहलाने के लिए जैसे ही गुसल खाने में ले गई, वो जानवर की तरह गुर्राने लगी और पानी की बाल्टी उठाकर दूर पटक दी। मैं उनका कमरा बाहर से बंद करके आई हूँ। मेरी तो अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। माँ, एक बात बताओ, मैं इसी घर में पैदा हुआ, यहीं पर रहते हुए मैं 25 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं उस कमरे के बारे में नहीं जानता। और ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतने सालों से वो बंद पड़ा है, जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था? अगले दिन सुबह 4 बजे ही ठाकुर की हवेली पर अघोरी बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है वो बच्ची? क्या ये जो जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है, ये वही है? बाबा अपने साथ लाई हुई सामग्री को घर में बिछाते हैं और उसके बाद उस जल के ऊपर कुछ मंत्रों की क्रिया करने लगते हैं। कुछ देर तक जल को अभिमंत्रित करने के बाद आपके घर में अवश्य ही कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। आप मुझे उस तहखाने तक ले चलिए। बाबा के कहने पर कुलदीप बाबा को उस तहखाने तक ले जाता है। वहां पहुंचकर बाबा वो जल का पात्र उस कमरे में रख देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते पात्र में रखा हुआ जल जोर जोर से हिलने लगता है। मेरा शक बिल्कुल सही था। ये कमरा आपकी हवेली में कब से है? आप कुछ तो जानते होंगे इस कमरे के बारे में, वरना इस तरह से इसे खुफिया रखने का कोई तो मतलब है ना। जरूर कुछ तो राज है इस कमरे के पीछे। बाबा, वैसे तो ये हवेली मेरे पुरखों के जमाने की है। मेरे दादा के पिता ने यह हवेली बनवाई थी, लेकिन मेरा बचपन इसी हवेली में बीता है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले यहाँ ऐसा कोई खुफिया कमरा नहीं था। इस कमरे को छोटा करने के बाद ये खुफिया कमरा बनाया गया है। अब किसने किया और क्यों किया, ये तो मैं भी नहीं जानता। यदि आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। वैसे मेरे पास तो सच पता करने के और भी तरीके हैं। मैं अपनी सिद्धियों से उस आत्मा से सारा सच पता लगा सकता हूँ। आपने बताया था कि आपकी बहू के सुहाग के सामान के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी। जी बाबा जी, हमारी बहू की सुहाग की चूड़ियों की जगह न जाने कहां से काली चूड़ियां आ गई थी। क्या वो काली चूड़ियां अभी भी है आपके पास? अगर है तो लेकर आइए। लीजिए, बहू के हाथों से उतरवा कर ये चूड़ियां मैंने अपने पास रख ली थी। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर हाथ में जल लेकर कुछ बूंदे उन चूड़ियों पर छिड़कते हैं तो चूड़ियों का रंग बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। ये देखिए, ये चूड़ियां कभी काली नहीं थी। ये वही लाल चूड़ियां है जो आपने अपनी बहू के शगुन में रखवाई थी। किसी ने काला जादू किया है इनके ऊपर। आपके बहू के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है।
काला जादू और तंत्र का नाम सुनकर शशि बिल्कुल सन्न रह गई थी। लेकिन बाबा, कोई हमारे घर पर काला जादू क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात, मेरी बहू से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इस बेचारी को इस हवेली तो क्या, इस गांव में भी कोई नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, काला जादू करने वाला कोई बाहर का नहीं होता, हमेशा कोई अंदर का ही शापित होता है, और कारण अवश्य ही कोई निजी होगा। कारण आप तलाशने की कोशिश करिए, मैं भी अपनी विद्या के जरिए पता लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाबा, अभी तो आप कह रहे थे कि कमला के ऊपर किसी आत्मा का साया है, और अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर काला जादू का प्रयोग है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यही पहेली तो मैं सुलझाना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिसने पहले आपकी बहू के ऊपर काला जादू किया। एक बात बताइए, तहखाने के उस कमरे में क्या कमला के इस घर में आने से पहले भी कभी कोई इस तरह की घटना हुई है? कभी कोई सामान्य चीज हुई है आपके घर में, या किसी को डर लगा हो? बाबा जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज तक सब सामान्य था। यही पहेली तो गहराती जा रही है। चाहे जो भी हो, इस पहेली की सिरे आपकी हवेली से ही जुड़े हैं। ठीक है, ऐसा करिए, इस हवेली में काम करने वाले सारे नौकर और सहायकों को हमारे सामने बुलाइए। हम एक बार उन सब की भी परीक्षा लेना चाहते हैं। इस तरह के मामले में अधिकतर घर के ही किसी आदमी का हाथ होता है। बाबा की बात सुनकर शशि घर में काम करने वाले सभी सहायकों को बुला लेती है। बाबा कुछ देर तक सिंदूर, मखाने और काले तिल को यज्ञ कुंड में डालकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी तंत्र विद्या से सिंदूर को अभिमंत्रित किया है। आप में से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया है, स्वयं उस बात को स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं बारी बारी से यह सिंदूर आप लोगों के मस्तक पर लगाऊंगा। इसको लगाने से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया होगा, उसका हाल कमला से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। मुझे शक्ति प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए। बाबा की ये बात सुनकर घर में काम करने वाले सभी 5 नौकरों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। एक एक करके बाबा सबके माथे पर सिंदूर का तिलक लगा ही रहे थे कि तभी पन्ना वहां से भागने लगती है। पकड़ो इसे, जरूर इसने ही सब किया है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये 15 साल से हमारे घर में काम कर रही है। मुझे इसके ऊपर उतना ही भरोसा है जितना कि कोई अपने परिवार पर करता है। अखिलेश और कुलदीप पन्ना को पकड़कर बाबा के सामने लेकर आते हैं, और जैसे ही बाबा मुट्ठी में सिंदूर भरकर पन्ना के माथे की ओर लाते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं बाबा, छोड़ दो मुझे, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था मेरा। बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा कर लाते थे, उसी में हम दोनों बहनें और बाबूजी अपना पेट पालते थे। कुछ समय के बाद बाबा की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि बाबा का इलाज कर सके। बस ऐसे ही तिल तिल मरकर देखते रहे हम अपने बाबा को। बाबा के जाने के बाद मैं छोटे मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश करने लगी। मेरी बहन रुक्मणी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर उसके प्रेम में पड़ जाए। हम गरीब लोग थे, गांव में बड़े बड़े जमींदार और ठाकुरों का राज था। उसकी सुंदरता को देखकर कहीं किसी अमीर की नियत उसके ऊपर खराब न हो जाए, इसीलिए मैं उसे घर में छुपा कर रखती थी। लेकिन कहते हैं ना, तालों में रखने के बाद भी कीमती चीज चोरी हो ही जाती है। न जाने कैसे एक रोज जब रुक्मिणी पानी भरने के लिए कुएं पर गई, तो उसे अखिलेश ठाकुर ने देख लिया। मेरी नादान 17 बरस की बहन नहीं समझ सकी कि ये अमीर ठाकुर सिर्फ गरीबों से अपना